गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 देख रहे हैं, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इससे पहले के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे में देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। यदि वेग हमारा नियत हो, 0 हो, तो वो क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि वेग हमारा नियत गति से चल रहा है तो वो क्या करता है? विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यदि वेग हमारा त्वरित हो रहा हो, ठीक है, यदि वेग हमारा त्वरित हो रहा हो, परिवर्तित हो रहा हो, इसको इस तरह लिखते हैं, परिवर्तित हो रहा हो, तो वो हमारा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और रेडिएशन, ये क्या करता है? तीनों देता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? EWM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा V, E और B, ये तीनों हमारे क्या है? एक दूसरे के लंबवत है। V हमारा वेग है, E हमारा विद्युत क्षेत्र है और B हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। हमने इसको ऐसे समझा था, ये हमारा V, ये हमारा E और ये हमारा B। ठीक है, अगर हम इसे वेव के फॉर्म में दिखाएं तो ऐसे कुछ था। ठीक है, ये हमारा क्या है? B है और ये हमारा क्या है? E है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, हम लास्ट वीडियो में इसको इसी तरह समझे थे। ठीक, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो देखते हैं, स्पेक्ट्रम जैसा कि रेस, हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रम के अंदर हमें रेस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गामा रेस,
एक्सरे। गामा रेज की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। एक्सरे, यूवी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। विजिबल जिसमें हमें सूर्य की प्रकाश दिखाई देती है, जिसके अंदर हम विबग्योर को भी देखते हैं। IR, इंफ्रारेड और रक्त। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। ये हमारी क्या है? रेज है। ठीक है, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। यहाँ हमारी ऊर्जा मैक्सिमम होती है और ये हमारी ऊर्जा मिनिमम होती है। ठीक, हम इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, आवृत्ति। और फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। सबको पता है किसे म्यू बोलते हैं, जो वी की तरह बनता है। एक्सरे किरणों का तो आपको पता ही है, जब हमारी कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है तो उसका पता लगाने के लिए हम एक्सरे किरणों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अगर आप देखें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, तो एक्सरे किरणें हमारी दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, तो एक्सरे किरणें भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। एक कुछ सेकंड जब हम एक्सरे कराने जाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए ये हमारी बॉडी पे पड़ती हैं। अगर हम ज़्यादा देर तक एक्सरे किरणों के संपर्क में रहेंगे, ज़्यादा देर तक वो किरणें हमारे ऊपर पड़ेंगी, तो वो हमारी हड्डियों को गला देंगी। इसीलिए जब हम एक्सरे कराने जाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए वो किरणें हमारे पे पड़ती हैं। और डॉक्टर भी हमें एडवाइस देते हैं कि हम एक्सरे तुरंत ना कराएं। अगर एक बार एक्सरे हो चुका है तो एक लंबे टाइम के बाद फिर दोबारा एक्सरे कराने को बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। यूवी किरणें, यूवी किरणें आपको पता है, यूवी किरणें से बचने के लिए हमारे पास ओजोन है। ओजोन लेयर से यूवी किरणें जो है वो छट जाती हैं। विजिबल, विब्यो आपको पता भी है। अगर हम इसकी तरंग दैर्घ्य वगैरह देखें तो हमारी V की 3500 एंगस्ट्रॉम है और R की 7500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य है। लैम्डा, जिसको हम लैम्डा बोलते हैं। अच्छा, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे हमारे सिर्फ विजिबल में अगर देखें तो 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक की वैल्यू होती है। ठीक, अच्छा, एक चीज और, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये बढ़ते क्रम में है। और इसको हम लैम्डा तरंग दैर्घ्य कहेंगे, जो कि हमारे घटते क्रम में है। ठीक, IR किरणें, ये आपको पता है, टीवी का रिमोट हुआ, फ्रिज का रिमोट हुआ, इस सब में IR किरणों का प्रयोग होता है। माइक्रोवेव किरणें, माइक्रो किरणें का प्रयोग कहाँ होता है? माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव का प्रयोग करते होंगे आप खाना वगैरह को गर्म करने में, तो उसमें जो किरणों का प्रयोग होता है वो हमारी माइक्रोवेव किरणें हैं। रेडियो वेव किरणें, लॉन्ग रेडियो वेव किरणें। देखिए, जब भी आप रेडियो में FM वेव जो होती हैं, FM वेव,
ये भी हमारी एक तरह से रेडियो वेव किरणें ही हैं। ठीक है, आपको गाना सुनना होता है, आप मोबाइल ऑन कर देते हैं, आपका गाना बजने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, रेडियो वेव किरणें हमें नुकसान नहीं करती हैं। ये हमारे बीच में घूमती रहती हैं, हमारे अगल बगल घूमते रहती हैं, जिससे ये आसानी से कैच हो सकती हैं। अगर आप ध्यान दें तो ऊर्जा के रूप में अगर देखेंगे तो ये हमारी मिनिमम वेव्स हैं, इसीलिए ये हमें नुकसान नहीं करती है। हमारे मोबाइल में जो रेडिएशन होते हैं, जो वेव्स होते हैं, वो भी इन्हीं वेवों के बीच में होती हैं। ठीक है, इन्हीं वेव्स के बीच में पाए जाते हैं, इसीलिए वो भी हमें नुकसान नहीं करती हैं। उनकी ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, देखते हैं अगला। इन वेव्स को, इन स्पेक्ट्रम को, इस प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कह रहा है, इन वेव्स को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस संचरण को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये जो हमारा प्रकाश है, जो हमारा स्पेक्ट्रम है, ये हमें अनेक माध्यमों में मिलते हैं। जैसे प्रकाश जो है निर्वात में पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है। निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं है वहाँ भी हमें ये प्रकाश मिल सकता है। कोई ठोस वस्तु हो, जैसे कि आप चश्मा ले लीजिए, चश्मा का जो ग्लास होता है उसके अंदर से भी हमारी धूप आ जाती है। ठीक, द्रव ले लीजिए, पानी, गैस, तो इन सब के अंदर भी हमारी प्रकाश आ जाती हैं। ठीक, परंतु इन सभी में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो क्या कह रहा है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रकाश के वेग को माध्यम की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं परंतु प्रकाश के चाल को माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, अगर हम इसमें देखें निर्वात, ठोस, द्रव, गैस तीनों में, तो हमारी सबसे अधिक कहाँ होगी चाल, निर्वात में। सर्वाधिक चाल जो है हमारी निर्वात में होती है। कितनी होती है, हम चाल को C से डिनोट करते हैं। थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है, अगर हमको इस तरह लिख लें, 380 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर हम इसे किलोमीटर में अगर हम चेंज करें तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या है प्रकाश की चाल हमारे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी आप एक पलक झपकाइए, उतनी देर में हमारी प्रकाश कितना, 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है,
अब देखिए, सूरज है, सूरज से हमारी पृथ्वी बहुत दूर है, ठीक। ये निर्वात में चलती है, तो तभी भी कितना टाइम लग जाता है, 8 मिनट 24 सेकेंड। यानी निर्वात में चलता है सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 24 सेकेंड लग जाते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता हो सकता है कि सूरज बहुत दूर है, और अच्छा भी है हमारे लिए कि बहुत दूर है, वरना ये हम सूरज के पास जाएं या सूरज हमारे पास जाए तो क्या होगा, हम जल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एक थे प्लांक। इसको आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। एक थियरी है प्लांक थियरी। हिंदी में इसको प्लांक पढ़ते हैं, इंग्लिश में इसको प्लैंक पढ़ते हैं, प्लैंक थियरी। इन्होंने क्या कहा था कि हमारी जो ऊर्जा है, कि हमारी ऊर्जा है ये बीच बीच में छोटे छोटे पैकेटों में बटी होती है, ठीक। हमारी ऊर्जा छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, जिसे हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। प्लांक ने क्या कहा, हमारी ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों में बटी होती है, छोटे छोटे पैकेटों में बटी होती है, ठीक। ये छोटे छोटे पैकेट में बटी हुई है, जिसे इन्होंने फोटॉन या क्वांटा कहा, ठीक। अब फोटॉन या क्वांटा क्या है तो देखते हैं। ई, हमारी ऊर्जा क्या है, ऊर्जा जो है ई, ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के आवर्ती के समानुपाती होता है। इन्होंने क्या कहा, ई जो है म्यू, ई जो है म्यू, ये क्या है हमारा, इसे हम म्यू पढ़ते हैं। हमारी ऊर्जा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के आवर्ती के समानुपाती होता है, ठीक। और ये सभी जानते हैं कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, एक नियतांक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एच का प्रयोग किया गया, ये हो गया हमारा एच न्यू, ठीक। अब जो ये हमारा एच था, इसको प्लांक कांस्टेंट कहा गया। प्लांक जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने अपने नाम पे एच को प्लांक कांस्टेंट नाम दिया, ठीक। हमें इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.246 इंटू 10⁻⁻34, ठीक। सॉरी 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये हमारे प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक। यानी कि ये हमारे एच की वैल्यू है। एक बार ध्यान से सुनेंगे। प्लांक ने कहा हमारी ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों में बटी होती है, जिसे हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। ऊर्जा जो है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग के
आवर्ती के समानुपाती होती है। दैट मीन्स E प्रोपोर्शनल टू म्यू। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए ये सभी को पता है कि एक नियतांक का प्रयोग किया जाता है। वो नियतांक हमारा क्या है यहाँ पे, h। इस h को हम प्लांक कांस्टेंट बोले। ठीक, प्लांक जो थे इसे अपने नाम पे प्लांक कांस्टेंट नाम दिया। तो हमारा हो गया फॉर्मूला E = h म्यू। हमारे h की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसका SI यूनिट निकालें, SI मात्रक निकालें तो क्या होगा, E = Fs फोर्स विस्थापन। फोर्स का फॉर्म हम लिख सकते हैं M × A × S। ठीक, M का SI यूनिट kg और हमारा A का SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और हमारे S का सेकंड मीटर, हमारे S का SI यूनिट मीटर। तो हम इसको अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ध्यान दीजिएगा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हमारा ऊर्जा का SI यूनिट है। ठीक, अब अगर हम देखें तो हमारा क्या है, म्यू इक्वल क्या है, म्यू है हमारा 1 सेकंड में चली गई दूरी। ठीक, एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम म्यू बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं अगर दूसरे फॉर्म में देखें तो E/B। ध्यान दीजिएगा ये V है, ये म्यू है। ठीक, अगर हम यहां से अपने E की वैल्यू पुट करें इंटू V सेकेंड। ठीक, ये हमारी क्या आई, म्यू की वैल्यू आई। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये था हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंग ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम और ये लैम्डा वेवलेंथ का घटता हुआ क्रम। गामा किरणें क्या है, हमारी मैक्सिमम किरणें हैं और रेडियो वेव क्या है, हमारी मिनिमम किरणें हैं। इन ऊर्जा को लेके प्लांक ने एक थियरी दी जिसे हम प्लांक थियरी बोले। प्लांक ने क्या किया, हमारी ऊर्जा जो है वो छोटे छोटे पैकेट, हमारी ऊर्जा जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, पैकेटों में बटी हुई है। उन पैकेट को फोटॉन या क्वांटा कहा गया। ठीक, अब ये ऊर्जा क्या थी, ये हमारे विद्युत चुंबकीय तरंग के आवर्ती के समानुपाती थी। इस समानुपाती को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का प्रयोग किया गया। वो कांस्टेंट क्या था हमारा h, जिसे हम प्लांक कांस्टेंट कहें। इसकी वैल्यू क्या थी 6.626 × 10⁻⁻34।
अब हम यहाँ पे ऊर्जा की एसआई यूनिट निकाले हैं, ठीक, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। थैंक यू।